राज्य दौरे के दौरान मजेदार दृश्य देखने को मिला। मंत्री केटीआर को देखकर स्कूली छात्र खुशी से झूम उठे। स्कूली छात्रों ने केटीआर सर के नारे लगाए। छात्रों ने मंत्री केटीआर से कहा, हम आपके प्रशंसक हैं सर। केटीआर ने छात्रों को जवाब देते हुए कहा, मैं भी आपका फैन हूँ। बीसी बंधु योजना के अंतर्गत 600 लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। केटीआर ने कहा, बीसी बंधु के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता को दोबारा चुकाने की ज़रूरत नहीं है। केटीआर ने कहा, केसीआर सरकार गरीबों की सरकार है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा, सीएम केसीआर तेलंगाना को विश्व में विशेष स्थान दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। वे तेलंगाना में पैदा होने पर खुद को भाग्यशाली महसूस करते हैं। मेहनती अधिकारियों को समय के अनुसार प्रमोशन मिलने की बात सामने आई है। हयातनगर आबकारी पुलिस स्टेशन के शिलान्यास समारोह में मंत्री श्रीनिवास गौड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा, तत्कालीन सरकारों ने पुराने वाहन चलाकर उत्पाद विभाग की परवाह नहीं की। उड़ीसा से तेलंगाना तक मिलावटी अवैध शराब की आपूर्ति करने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए पीडी एक्ट लगाया गया है। काचीगुड़ा स्लॉटर हाउस कमेला एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने डिप्टी मेयर श्रीलता रेड्डी को ज्ञापन सौंपा। काचीगुड़ा कमेला में ठेकेदार के अवैध वसूली के साथ साथ व्यापारियों का उत्पीड़न भी रोकना चाहते हैं। तारनाका में डिप्टी मेयर के कैंप कार्यालय में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने ठेकेदार सैयद बशीर हुसैन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डिप्टी मेयर मोती श्रीलता से मुलाकात की। उन्होंने कहा, वे कई वर्षों से काचीगुड़ा भेड़ बकरियों की मंडी में कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत की, वे अवैध रूप से सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों से अधिक पैसे वसूल रहे हैं। उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं कराने की भी शिकायत की। उन्होंने उप महापौर से कहा, वे उनके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कदम उठाएं और उन्हें उससे मुक्ति दिलाएं। प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महासचिव गडीला श्रीकांत गौड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं से इस महीने की 10 तारीख को चलो मेदक कार्यक्रम में भाग लेने और इसे सफल बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, हम सभी योग्य लोगों को डबल बेडरूम मकान आवंटित करने के लिए महाधरना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, बीआरएस द्वारा निर्मित डबल बेडरूम घर किसी भी गरीब व्यक्ति को आवंटित नहीं किए गए थे। प्रोफेसर डॉक्टर गाली विनोद कुमार को सबसे कम उम्र में डीन फैकल्टी ऑफ लॉ उस्मानिया तेलंगाना विश्वविद्यालय में पदोन्नत किया गया, जो सर्वोच्च पद है। उन्होंने कहा, उस्मानिया विश्वविद्यालय के 106 साल के इतिहास में 11 विभागों में एक वरिष्ठ डीन के रूप में उस्मानिया ने एक दलित के रूप में इतिहास रचा है। गाली विनोद कुमार ने कहा, वह सामाजिक तेलंगाना के लिए 16 अगस्त से 7 साल पुराना अपना पद स्वेच्छा से त्याग कर संतुष्ट है। वार्षिक मॉडल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 5.0 का आयोजन सुचित्रा अकादमी इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद में किया गया। यह कार्यक्रम विभिन्न स्कूलों के उत्साही छात्रों को वैश्विक मुद्दों पर विचारोत्तेजक चर्चा में शामिल होने के लिए एक सत्ता लाते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में उनकी समझ बढ़ती है। इस सम्मेलन में 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहां सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए चर्चा की। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक मामलों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच, सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद कौशल विकसित करना है। I'm Asha Reddy and I'm the organizing committee head for the Suchitra MUN. Model United Nations is a simulation of the UN, where students represent various nations and their perspectives while debating on global issues. Namaste, my name is Vaibhav Reddy. I am the Vice Chair of United Nations Security Council. At Suchitra MUN 5.0, the students got the opportunity to organize, judge and to host hundreds of students for 2 days. As it is a student-led conference, the amount of exposure we got was unparalleled. And I was honored to vice chair for 40 delegates in United Nations Security Council who are constantly deliberating on multiple sub-agendas. Thank you. Namaste. My name is Akanksha and I'm the Vice Chair for the Continuous Crisis Committee. This conference is simulating 5 committees with diverse topics. The United Nations Security Council started its deliberations upon the question of military intervention in civil wars with special emphasis on the Middle East. The United Nations Human Rights Council started its discussion upon the impact of culture and religion on modern-day human rights standards with special emphasis to people of gender non-conformity. Namaste. My name is Sanjeev Saxena. I was the Deputy Speaker of Lok Sabha. Lok Sabha opens its house to scrutinize the Armed Forces Special Powers Act 1958. World Trade Organization, on the other hand, was deliberating upon many topics such as reshaping world trade
and ensuring fair labor practices. यूनाइटेड स्टेट कमेटी ऑफ होम गार्ड्स ने राज्य सरकार से दशकों से अपनी ड्यूटी निभा रहे होम गार्ड्स को स्थायी करने की मांग की है। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए होम गार्डों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का अनुरोध किया गया। यूनाइटेड स्टेट कमेटी ऑफ होम गार्ड्स ने सुंदरया विज्ञान केंद्र में एक बैठक का आयोजन किया है। अध्यक्ष सकीनाला नारायण ने मांग की मामूली कारणों से नौकरी से बर्खास्त किए गए लोगों को अदालत के आदेश अनुसार बहाल किया जाना चाहिए। होमगार्ड्स ने सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल करने को कहा है। पिछले दिनों सीएम केसीआर ने होमगार्ड्स से अपने वादे तुरंत पूरा करने के भरोसे दिए थे। उन्होंने चेतावनी दी अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे इस महीने की 15 तारीख को पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे। इसके तहत संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के कर्मचारियों की जेएससी ने ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को हल करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी अगर सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो वे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के साथ प्रगति भवन का घेराव करेंगे। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट वर्कर्स जेएससी ने कहा वह ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की समस्या को हल करने की मांग को लेकर इस महीने की 10 तारीख की आधी रात से 24 घंटे के लिए सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट वाहनों को बंद रखेगी। हैदरगुड़ा एनएसएस में आयोजित बैठक में जेएससी संयोजक एस दयानंद ने भाग लिया। उन्होंने कहा केंद्र और राज्य सरकार को हर साल ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से करों से रूप में हज़ारों करोड़ की आय होती है। राज्य में ओला और उबर के आने के बाद ड्राइवरों पर हमले बढ़े हैं और उन्होंने सरकार से इन्हें तुरंत रद्द करने की मांग की। वह जमीन 35 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। वह जमीन यानी कोकापेट नियोपोलिस फेज 2 में एचएमडीए द्वारा तय की गई जमीन की कीमत है, लेकिन रियल्टी कंपनियों के बीच इस जमीन को खरीदने के लिए काफ़ी होड़ लगी है। नतीजा यह हुआ 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ रुपए से बढ़कर 100 करोड़ रुपए पार हो गई। इस नीलामी को देखने वाले कई लोगों के मुंह से एक ही शब्द निकला, क्या यह जमीन है या सोने की खान है? कोकापेट जमीन की नीलामी के साथ कोकापेट अब करोड़ों की पेटी बन गई है। ऑनलाइन आयोजित कोकापेट जमीन की नीलामी में 1 एकड़ 100.75 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड की कीमत बोली लगाई गई। पिछले साल वहां हुई जमीन की नीलामी में 60.20 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची कीमत बोली लगाने वाली राज्य पुष्पा रियल्टी कंपनी इस बार 100 करोड़ रुपए प्रति एकड़ जमीन खरीदने के लिए आगे आई। एचएमडीए अधिकारियों द्वारा प्रति एकड़ न्यूनतम कीमत 35 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन प्रति एकड़ औसत कीमत 73.23 करोड़ रुपए बोली लगाई गई। यह अधिकारियों की अपेक्षा से अधिक है। कई कंपनियां न्यूनतम कीमत से दोगुनी कीमत पर जमीन खरीदने के लिए आगे आए हैं। सबसे कम प्रति एकड़ 67.25 करोड़ रुपए बोली लगाई गई। एचएमडीए द्वारा बेची गई 45.33 एकड़ जमीन से 3,319.60 करोड़ रुपए की आय हुई है। कोकापेटा ज़मीन की नीलामी पर 111 जीओ को हटाने का असर कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। कोकापेट में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ एचएमडीए द्वारा विकसित किए जा रहे नियोपोलिस लेआउट -2 में 3.60 एकड़ से 9.71 एकड़ क्षेत्रफल वाले 7 भूखंडों की केंद्र सरकार क्षेत्र की संस्था एमएसटीसी ई कॉमर्स द्वारा ई नीलामी की गई। सुबह से शुरू हुई ज़मीन की नीलामी शाम 7 बजे तक चली। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक 6, 7, 8 और 9 प्लॉट की नीलामी की गई और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक 10, 11 और 14 प्लॉट की नीलामी की गई। ई नीलामी में भाग लेने वाली कई रियल एस्टेट और अन्य कंपनियों ने प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कीमत बढ़ा दी है। अधिकतम एकड़ की कीमत 100.75 करोड़ रुपए प्लॉट नंबर 10 पर बोली लगाई गई है। इसका विस्तार 3.6 एकड़ है। इस प्लॉट को राज पुष्पा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने 362.70 करोड़ रुपए की लागत से खरीदा था। इस प्रतिस्पर्धा का कारण यह है बड़ी रियल एस्टेट कंपनी को लगता है कोकापेट नियोपोलिस लेआउट में प्लॉट खरीदने से उनकी छवि सुधरेगी और बढ़ेगी। चूंकि नीलामी में अंत तक कई कंपनियों ने भाग लिया,
इसलिए कीमत में भारी वृद्धि हुई है। इसके चलते कुछ कंपनियां पीछे हट गई है। साथ ही इस बार 3 नई रियल एस्टेट कंपनियां यहां पर ज़मीन की खरीदी की है। अधिकारियों ने सोचा था कुल 45.33 एकड़ ज़मीन की नीलामी में 2000 करोड़ रुपए तक मिलेंगे। उससे भी ज़्यादा यानी 3319.6 करोड़ रुपए की आय से अधिकारी खुश है। पिछले साल 15 जुलाई को कोकापेट में HMDA ने 49.94 एकड़ ज़मीन बेची और उससे 2000 करोड़ रुपए की आय हुई है। इस बार केवल 45 एकड़ से 3319 करोड़ रुपए की आय हुई। उस समय प्रति एकड़ अधिकतम कीमत 60.20 करोड़ रुपए और सबसे कम 31.20 करोड़ रुपए बोली लगाई गई है। उस समय भी तेलंगाना की कई विकास कंपनियों ने नीलामी में प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया और ज़मीन हासिल की। इस बार दूसरे राज्यों की कंपनियों ने भी नीलामी में भाग लिया और ज़मीन हासिल की। बेंगलुरु स्थित ब्रिगेड ने 9.71 एकड़ क्षेत्रफल वाले प्लॉट नंबर 8 को खरीदा है। सबसे अधिक कीमत पर प्लॉट नंबर 10 पाने वाले राजपुष्पा संस्थान ने 6.55 एकड़ क्षेत्रफल वाला प्लॉट नंबर 7 भी खरीदा है। राजपुष्पा इन 2 भूखंडों की खरीदों में एक संयुक्त उद्यम के साथ आई है। गौरतलब है ई नीलामी में पहला प्लॉट सत्यनारायण ने रेड्डी मन ने खरीदा था। इस बार भी उन्हीं की कंपनी MSN फार्म के संस्था ने 7 एकड़ क्षेत्रफल का 6वां नंबर प्लॉट हासिल किया। जिन कंपनियों या व्यक्तियों ने ये प्लॉट खरीदे हैं उन्हें 5 करोड़ रुपए की जमा राशि को छोड़कर 7 दिनों के भीतर ज़मीन की कीमत का कम से कम 33% भुगतान करना होगा। दूसरे किस्त में भूमि की लागत का 33% भुगतान अगले 30 दिनों में किया जाना चाहिए। अंतिम किस्त के रूप में 5 करोड़ रुपए की जमा राशि मिलाकर 90 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। यदि 1 सप्ताह के भीतर पहली किस्त का भुगतान नहीं किया गया तो नोटिस देकर खरीद रद्द कर दी जाएगी, जमा धनराशि वापस नहीं की जाएगी। कैब और ऑटो यूनियनों ने दुख व्यक्त किया है। केंद्र और राज्य सरकारें असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके विरोध में उन्होंने खैरताबाद में ट्रांसपोर्ट विभाग के कार्यालय का घेराव करने का आह्वान किया। बड़ी संख्या में चालक खैरताबाद पहुंचे और ट्रांसपोर्ट विभाग के कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। वहां पहले से मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और थाने ले गई। कैब यूनियन ने सवाल उठाया, शांतिपूर्वक विरोध करने पर उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना, ड्राइवर बैच नवीनीकरण, जुर्माना हटाने, पार्किंग स्थान आवंटित करने की आदि को मांगों के साथ तख्तियां प्रदर्शित करके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। MKS एकेडमी ने बैडमिंटन में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। विजेताओं ने कहा उनका लक्ष्य आगामी ओलंपिक है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन कोमुरया ने बुल्गारिया चैलेंज के विजेता रक्षना, बुल्गारिया चैलेंज के रनर अभिषेक और कांस्य पदक जीतने वाली प्रज्ञा रेड्डी को सम्मानित किया और उन्हें नकद पुरस्कार दिया। उन्होंने उन्हें कम से कम समय में प्रशिक्षण और पदक जीतने के लिए बधाई दी है। कोकापेट, ये नाम सुनते ही हैदराबाद का सबसे कीमती ज़मीन वाला इलाका दिमाग में आता है, लेकिन ये सब कल की बात है। यह कहा जाना चाहिए इस क्षेत्र को लेकर अब वैसी कोई हलचल मची है। नीलामी के पहले दौर में एक्का स्पेस, राजपुष्पा, MSN फॉर्म, प्रेस्टीज प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, वर्सिटी एजुकेशनल मैनेजमेंट लिमिटेड ने कोकापेट की ज़मीनें हासिल की हैं। पहले चरण में कीमत 30 करोड़ से 60 करोड़ प्रति एकड़ तक थी। कंपनी ने नीलामी के पहले चरण में एक्का स्पेस के नाम से बोली लगाई और सफल रही। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि KCR के सबसे करीबी रामेश्वर राव एक वरिष्ठ IAS अधिकारी है। आरोप लग रहे हैं नीलामी में कोकापेट की ज़मीन वर्सिटी एजुकेशनल मैनेजमेंट लिमिटेड के नाम से हासिल करने वाली कंपनी श्री चैतन्य कॉलेज की है। नीलामी के दूसरे चरण के तहत गुरुवार को ही नीलामी ने एक रिकॉर्ड बना दिया। प्लॉट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 की नीलामी धड़ल्ले से की गई।
प्लॉट नंबर 9 एकड़ की कीमत 76.5 करोड़ रुपए है। प्लॉट नंबर 6 की नीलामी से 70.75 करोड़, प्लॉट नंबर 7 की नीलामी से 75 करोड़ प्रति एकड़ और प्लॉट नंबर 8 की नीलामी से 63.25 करोड़ प्रति एकड़ मिले। शाम करीब 7 बजे हुई नीलामी में प्लॉट नंबर 10 एकड़ 100 करोड़ के पार पहुंच गया। जियो 111 के प्रभाव के कारण ऐसी राय है ई नीलामी के दूसरे चरण में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं हो सकती है, लेकिन इन्हें उल्टा करके 3000 करोड़ रुपए तक का राजस्व जमा किया जा चुका है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में अल्पसंख्यक छात्र संघ के तत्वाधान में मोमबत्ती रैली का आयोजन किया गया। पीपुल्स वॉरशिप गद्दर और सियासत उर्दू पत्रिका के प्रबंधन संपादक जहीरुद्दीन अली खान दोनों को श्रद्धांजलि दी गई। दलित बहुजन वामपंथी एवं अल्पसंख्यक छात्र संघों के तत्वाधान में श्रद्धांजलि दी गई। इसके लिए आर्ट्स कॉलेज से लॉ कॉलेज स्थित अंबेडकर प्रतिमा तक विशाल मोमबत्ती रैली का आयोजन किया गया। मलकाजगिरी पुलिस ने हाल ही में पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दुर्गा भवानी मंदिर में हुई चोरी के मामले का खुलासा किया है। चोर ने मंदिर की दीवार क्षतिग्रस्त कर दुर्गा भवानी मंदिर में प्रवेश किया और देवी के गहने और हुंडी तोड़ दी और चोरी की। इस मामले पर मलकाजगिरी पुलिस ने देवालय समिति के सदस्यों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। क्लूज टीमों की मदद से मामला सुलझाया गया। पुलिस द्वारा की गई जांच में इस बात की पुष्टि हो गई है कि जम्पैया नाम का अपराधी, जिसने पहले भी इस मंदिर में चोरी करने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहा, इस चोरी के लिए जिम्मेदार था। उस लिहाज से जांच की गई और आरोपी से देवी माता के गहने और नकदी जब्त कर आरोपी को रिमांड में भेज दिया गया। साइबराबाद पुलिस ने ई सिगरेट बेचने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा ई सिगरेट पर वर्ष 2019 में प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है, अगर ये सिगरेट बेची या खरीदी गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा गिरोह के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के छात्र पबों का निशाना बना रहे हैं और प्रतिबंधित सिगरेट बेच रहे हैं। कुल 10 लोगों की पहचान की गई है जो ई सिगरेट बेच रहे हैं। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि 4 अन्य फरार है। आरोपियों के पास से 2 लाख कीमत की 99 डिस्पोजल ई सिगरेट और 5 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। हैदराबाद में कुछ ही अंतराल के बाद 3 क्षेत्रों में लूटपाट की घटना हुई। इन घटनाओं में से एक घटना में लुटेरों ने कुकटपल्ली स्थित एक एटीएम को क्षतिग्रस्त कर पैसे लूट लिए। कई इलाकों में एटीएम लूटे गई तो मामले सामने आए। अन्य 2 घटनाओं में लगभग 28 लाख रुपए लूटे गए। घटनाओं को चैलेंज के तौर पर लेते हुए हैदराबाद पुलिस ने मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की। आइए देखते हैं लुटेरों को पुलिस ने कैसे धर दबोचा और एटीएम की तोड़फोड़ कर नकदी लुटेरों में लुटेर सफर कैसे हुए। राचकोंडा पुलिस ने वनस्थलीपुरम में कथित लूटपाट के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी का माल बरामद किया है। पुलिस ने कहा आरोपियों की पहचान नेलापुरी सुरेश कुमार और परमजीत सिंह के रूप में की गई। दोनों आरोपी वनस्थलीपुरम के सचिवालय नगर स्थित एक घर में जबरदस्ती घुस गए। घर में मौजूद महिला से सोने के गहने छीने और अलमारी में रखे 1,10,000 रुपये नकद ले गए। कहा गया पिछले कुछ मामलों में दोनों शामिल हैं। परमजीत 5 और सुरेश 3 लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। 3 दिनों पहले दोनों सचिवालय नगर स्थित में एक घर में खुद को डिलीवरी बॉय बताकर जबरदस्ती घर में घुस गए। घर में मौजूद बुजुर्ग महिला को उन्होंने धमकी दी। उसके पास से सोने के गहने और नकद छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने वनस्थलीपुरम क्षेत्र में इंजापुर चौराहे के पास तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान संदेह होने पर दोनों को रोका गया। उनके पास वहां से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं थे। उन्हें पूछे गए सवालों के जवाब नहीं मिले। पुलिस ने अपने ढंग से उनसे पूछताछ की। जब कहीं जाकर उन्होंने घटना के बारे में जानकारी दी, पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया है। अन्य एक घटना में वनस्थलीपुरम क्षेत्र में डकैती के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 18 लाख रुपए, एक मर्सिडीज बेंच कार, एक यामा फैसिनो बाइक और 5 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए।
आरोपियों की पहचान तलाब कट्टा के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल हमीद उर्फ नईम, याकुतापुरा के जफर पहलवान के बेटे अली बिन हमजा और जाबरी उर्फ फहद के रूप में की गई, जबकि एक अन्य आरोपी रहीम गौरी फरार होने में सफल हुआ। राचकोंडा के पुलिस आयुक्त ने कहाड़ी एस चौहान ने कहा, जब हामिद ऋण राशि का वेंकट रेड्डी को भुगतान करने में विफल रहा तो वेंकट रेड्डी ने उस पर ऋण चुकाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। हामिद को पता चला वेंकट रेड्डी भारी नकदी लेकर आया है और उसने नकदी लूटने और उसे उतना ही राशि वापस करने और ऋण चुकाने की साजिश रची। जब वेंकट रेड्डी अपनी शराब की दुकान से नकदी ले जा रहा था, तभी हामिद, ओमर, अली बिन हमजा और फहद ने उन्हें रोका और उनसे 25 लाख रुपए छीन लिए। बाद में उन सभी ने राशि को आपस में बांट लिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चारों लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 18 लाख रुपए नकद और वाहन बरामद किए। जांच के दौरान मामले में एक नया मोड़ आ गया जब पुलिस को पता चला वेंकट रेड्डी अमेरिका स्थित NRI प्रवीण के साथ हवाला कारोबार में भागीदार था और उसके घर से भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई। तीसरी घटना में वे सभी बंदूक और कट्टर से लैस थे और ATM की चोरी को अंजाम दिया। ATM चोरी करने आए एक चोर ने हाथ में फ़ोन ऑन किया और साधारण तरीके से ATM चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उसने उसमें रखा सारा धन लूट लिया और सज्जन बनकर बाहर आया और वहाँ से चले गया, लेकिन वह भूल गया कि वहाँ CC कैमरा है। उसके द्वारा फ़ोन पर की गई बातचीत में फ़ोन चालू करने और ATM में मनी को टैप करने का दृश्य रिकॉर्ड होने पर असली बात सामने आ गई। पुलिस ने पुष्टि की ATM चोर कोई तकनीशियन नहीं था। बहरहाल घटना शहर के KHP कॉलोनी में हुई। हैदराबाद के KPHB पुलिस स्टेशन इलाके में महाराष्ट्र बैंक के ATM में डकैती से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि KPHB अंतर्गत एक ATM से करीब 4 लाख रुपए की चोरी हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। KPHB कॉलोनी रोड नंबर 4 स्थित महाराष्ट्र बैंक के ATM का शटर खुला हुआ है। पुलिस को शक हुआ ATM लूट को अंजाम देने वाला टेक्नीशियन ही चोर है। पुलिस CC फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। स्टाफ की कारगुजारी को लेकर कई तरह के संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं। आखिरकार एक टेक्नीशियन ने इतनी बेधड़क ATM का ताला क्यों खोला और पैसे चुरा लिए? पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस को पता चला टेक्नीशियन के तौर पर काम करने वाला शख्स फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। इसके अलावा आशंका है उसी फ़ोन पर मैसेज भेजकर उसने ATM चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन चोरी तकनीशियन ने किस बात की? पुलिस पूछताछ कर रही है। उसने किसे फ़ोन किया था? लेकिन पुलिस को शक है ATM चुराने की कोई सशस्त्र योजना थी।